खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कांग्रेस प्रेसिडेंट पद राहुल को सौंप चुकी सोनिया गांधी अब भी मोदी के खिलाफ सारी ऑपोजिशन पार्टीज को एक साथ लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने आज अपने घर पर तमाम बीजेपी से परहेज करने वाले नेताओं को डिनर पर बुलाया है। यह डिनर इस वक्त चल रहा है। इसके बाद सवाल यह उठने लगा है कि इस डिनर के पीछे सबसे बड़ी वजह दरअसल मोदी का डर है। इस डिनर में 18 दल के नेता या उनके नुमाइंदे शामिल हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव, मायावती और ममता बनर्जी के खुद ना आने पर सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सोनिया एक तीर से दो निशाना साधना चाह रही। विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाकर वो ये साबित करना चाहती हैं कि मोदी के खिलाफ बनने वाले गठजोड़ की सरपरस्ती कांग्रेस के पास ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस से इतर तमाम दल आपस में मिलकर थर्ड फ्रंट के रास्तों को भी खंगाल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के सीएम केएसआर ने ऐसे ही एक थर्ड फ्रंट की तरफ साफ इशारा किया था। इसे उन्होंने गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस फ्रंट बताया था। इस फ्रंट को तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी का भी सपोर्ट हासिल है। और खास बात यह है कि ममता बनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव सोनिया गांधी के इस डिनर में भी मौजूद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरपरस्ती में ऑपोजिशन एकजुट होगा या इसकी धुरी कोई और दल होगा? क्या यह डिनर राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा जगाने का जरिया है? और क्या सोनिया की यह दावत खत्म कर पाएगी ऑपोजिशन की आपसी सियासी अदावत? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सोनिया के डिनर में शामिल होंगी 17 पार्टियां। क्या निकलेगा अपोजिशन इत्तेहाद का हल? 2019 मुकाबले के लिए सोनिया ने बढ़ाई यारी, लेकिन क्या अधूरी है अपोजिशन की तैयारी? दो 2019 पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों के जरिए महाज आराइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस के रहनुमा सोनिया गांधी ने इसकी पहल कर दी है। 3 रियासतों में हालिया हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और दीगर रियासती पार्टियों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मुल्क की सियासत में नुमायां तब्दीलियां देखी जा रही हैं। कौमी जमातों से लेकर रियासती सियासी जमातें भी आपस में मुत्तहिद होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के रहनुमा सोनिया गांधी ने हिज़्ब इख्तिलाफ की बेशतर सियासी जमातों को इशाइये पर मदऊ किया है। कांग्रेस की इस दावत को 2019 लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों की नजर से देखा जा रहा है। इस दावत का मकसद इंतखाबात में बीजेपी की मुस्तकिल जीत के किले को मुनहदिम करना है। Because our leader Sharad Pawar ji also is taking all possible efforts in a very decent manner. We don't resort to under carpet arrangements. So I think the nation would be with us because the people of this country have borne sufficient embarrassment by failure of the government to deliver and keep promises. Almost all the promises have been forgotten. And you can see farmers, you can see students, you can see women, you can see employment issue, price rise, everything where government seems to have failed. So let us see, Mrs. Gandhi's dinner is one small step towards togetherness of non-BJP forces. मुझे लगता है ये डिनर डिप्लोमेसी नहीं है, डिफीट डिप्लोमेसी है। अब जिस तरह से एक के बाद एक डिफीट हो रही है, तो डिफीट के बाद कांग्रेस पार्टी का डिप्रेशन बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। अब उसे लगता है कि डेवलपमेंट पे किस तरह से पलीता लगाओ, तो उसके लिए अकेले तो काफ़ी थे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि जो है वो तो इस तरह का कुनबा जोड़ करके कुछ कोशिश कर लें। सोनिया गांधी के इस डिनर को लोकसभा इंतखाबात में एनडीए के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 2004 के इंतखाबात में भी कांग्रेस ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को इकट्ठा करके यूपीए की शक्ल दी थी। वहीं रियासतों में गठजोड़ करके बीजेपी के इत्तेहाद के किले को ढा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सोनिया की यह दावत क्या दूर कर पाएगी सियासी अदावत? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब, एनसीपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से वो हमारे साथ लाइव हैं। जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं, लखनऊ से लाइव है हमारे साथ। अमीर हैदर जैदी साहब, सीनियर लीडर सीपीआई,
और रिफत जावेद साहब, जनता का रिपोर्टर के फाउंडर और सीनियर जर्नलिस्ट। ये दोनों खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत नवीन सबसे पहले मैं आपसे करूंगा। अभी सुलेमान हालांकि मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन पर नजर आएंगे। नवीन, शुरुआत आपसे। क्या आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किलों का सबब है जिस तरह से सोनिया गांधी ने अभी भी चार्ज संभाला हुआ है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं अभी? आप शायद ये बात भूल रहे थे। अब इस डिनर डिप्लोमेसी के सामने आने के बाद साफ नजर आ रहा है कि 2019 की पूरी तैयारी सोनिया गांधी की लीडरशिप में ही होगी, भले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हो। मुश्किल का सबब है आपके लिए 18-19 दलों के नेता आज एक मंच पर इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ। समीर भाई, सोनिया गांधी जी तो 2014 में भी थी, कांग्रेस की उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी और उनके लीडरशिप में चुनाव भी लड़ा गया था। खैर कोई बात नहीं, राहुल जी के बारे में उनको अब आज भी जरूरत है। कभी माँ की जरूरत तो सबको होती है, लेकिन माँ नानी सबकी जरूरत पड़ती रहती है, अलग बात है। लेकिन आज जो ये गठजोड़ आप देख रहे हैं ना लगातार सभी दलों का, ये उन दलों का गठजोड़, यानी कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल। नरेंद्र भाई मोदी की छवि के आगे कोई है ही नहीं। मुझे एक बता दीजिए इन सब में 18 में से कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन उम्मीदवार है? एक नाम बता दीजिए 18 में से एक, अगर लड़ सकते हो। दूसरी बात, आज जिस गठबंधन की बात करते हैं, अगर ये जो डिनर डिप्लोमेसी, खाने की डिप्लोमेसी, अगर काश इस डिप्लोमेसी से बेहतर देश की जनता के बारे में सोचा होता तो इन दलों की ये हालत नहीं होती। आज इन्होंने देश को में जिस हालात में निकाला ना, उससे उभारने का केवल देश के 125 करोड़ लोगों को अगर किसी पर विश्वास है आज, तो नरेंद्र भाई मोदी पर है। उन्हीं के लीडरशिप पर विश्वास है कि ईमानदारी से देश को सशक्त बनाते हुए हर गरीब आदमी की अंत्योदय की योजना को पूर्ण कर सकता है, नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। तो मतलब आप इस मुकाबले में कि 18 दलों के लोग आएंगे, डिनर करेंगे और चले जाएंगे, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी आपके खिलाफ, कुछ होगा नहीं? मैं तो किसी समीर भाई हम तो मुकालते में नहीं है, लेकिन ये जितने भी दल हैं ये सब वो चोर लुटेरे और देश को जिस प्रकार से उन्होंने घोटाले किए, सारे घोटाले बाद आप उनका भय है। अच्छा। उनको जेल जाने का भय, इसलिए वे इकट्ठे हो रहे हैं। लीजिए सारे नवीन साहब, नवीन जी जो कहिए सोच समझ कर कहिए, क्योंकि अभी तय नहीं हुआ है। आज बहुत सारे कुछ ऐसी भी पार्टियां इसमें होंगी जो हो सकता है जिन पर आप डोरे डाल रहे हो और वो कल को आपके पाले में आ जाएं। सबको चोर डकैत मत कहिए, इसलिए किसी पे डोरे दिक्कत हो जाएगी आपको। किसी पे डोरे नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? मैं चोर ठीक है नवाब मलिक साहब, ये कह रहा हूं। ठीक है, चलिए ज़ैदी साहब आप जवाब देते हैं, फिर मैं नवाब मलिक साहब के पास जाऊंगा। जी समीर भाई, एक देश में एक ऐसा गठबंधन, आप सुनिए नवीन एक करके जी, एक ऐसा गठबंधन देश में राज कर रहा है, हाँ, जिसमें शामिल अधिकतर पार्टियां संविधान को नहीं मानती। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो अलगाववादी संगठन है, पितृसत्तावादी संगठन है, अधिकतर उसमें है, जिसे हम एनडीए कहते हैं। अकेली बीजेपी राज नहीं कर रही, ना वो संविधान को मानते हैं ना तिरंगे को मानते हैं। ये आज जो मीटिंग हुई थी उन लोगों की हुई थी जो संविधान का और तिरंगे का सम्मान करते हैं। नीतियां चोर लुटेरों की पार्टियां, वही बता रहा हूं, चोर लुटेरों की पार्टियां पहुंच, वही तो बता रहे हैं। नीतियां बन जाएगी, नेता निर्धारित हो जाएगा। ये साम दाम दंड भेद करके इस राजनीति कर रहे हैं। हाँ। हम इस तरह की राजनीति चोर उचक्के करते हैं, हम नीतियों पर आधारित राजनीति करते हैं। ये देश का हम ये अब बताने निकले हैं। कल हमने बंबई के महाराष्ट्र के अंदर बताया था, ये पूरे जन सैलाब को कह रहे थे कि साहब वो तो माओवादी हैं, वो तो नक्सलवादी हैं। लेकिन ऐसे नक्सलवादी पूरे देश ने देखे होंगे कि इतनी शांति का चंपारण आंदोलन भी याद आया और दांडी यात्रा भी याद आई। कर रहे हैं वो नजर आ रहा है, लेकिन वो इसके समझ में नहीं आ रहा है। देश ये जानना चाहता है जी, सुन लीजिए, देश इस ओर बढ़ रहा है। नीतियां बनने दीजिए, नेता खुद बनते चले जाएंगे। अब ये बीजेपी का अकेली एनडीए के अंदर मौजूद है, इन्हें परेशानी क्या है? ये अकेले आए ना चुनाव मैदान के अंदर। देश ये भी जानना चाहता है कि बाई इलेक्शन जो कभी सत्ताधारी दल जीतता था, आज सत्ताधारी दल बाई इलेक्शन हार जाता है और मेन इलेक्शन जीत जाता है। ऐसा क्या फार्मूला इन्होंने अपना रखा है? चलिए, यूपी में भी बाई इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। लोगों को ये बताने के लिए वो भी बहुत कुछ तय
नहीं भाई, नहीं देखो वहां ये बाई इलेक्शन जीत गए, हम तो ये जीत गए। ठीक है, नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब, जो रिपोर्ट है वो यही है कि शरद पवार साहब भी पहुंच चुके हैं इस डिनर में, और कहा यह जा रहा है लेकिन कि दरअसल एनसीपी को ऐतराज है 2019 में ये जो एंटी बीजेपी पार्टीज का एक गठबंधन बनाने की बात की जा रही है, राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, इस पर शरद पवार साहब को ऐतराज है। क्या वाकई ऐसा है? इसीलिए एनसीपी ने भी कह दिया है कि भाई हम भी कुछ दिनों में ऐसा एक डिनर आयोजित करने जा रहे हैं, ताकि कहीं संदेश ये ना जाए कि कांग्रेस की सरपरस्ती में ही 2019 की लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, देखिए, यूपीए की चेयरपर्सन अभी भी सोनिया जी हैं और उन्होंने मदऊ किया है। जो नॉन यूपीए में थे उनको भी बुलाया। उसकी दो वजूहत है। एक तो फ्लोर मैनेजमेंट है कि पार्लियामेंट के पटल पर पार्लियामेंट के सेशन में किस तरह से रणनीति बना के सरकार को घेरा जाए, एक कारण तो ये है। और कहीं ना कहीं अपोजिशन को मुत्तहिद करने की भी कोशिश की जा रही है, और ये आवाम का भी दबाव है कि वोटों का बंटवारा रुके। भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है, बड़े पैमाने पे वोटों का बंटवारे का फायदा उन्हें हुआ और कहीं ना कहीं वो जीत उन्होंने हासिल की। जहाँ तक आप प्रधानमंत्री का सवाल उठाते हो, अभी यूपीए का गठन है। जब प्रधानमंत्री के लिए कोई मामला आएगा, चर्चा होगा, तो निश्चित रूप से उस पर भी निर्णय होगा। लेकिन हमें लगता है कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बहस है। 2004 में भी अटल जी के सामने कोई नेता नहीं। फील गुड शाइनिंग इंडिया का नारा दे के भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। जब यूपीए बना, नतीजे आए तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। हमें लगता है ये बहस, ये कौन प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, ये सारी बहस भारतीय जनता पार्टी की है। और जो 30 दलों का गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, फिलहाल आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मानते हैं यूपीए का, से क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, अभी उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? कहीं कांग्रेस ने कहा कि भाई यूपीए के उम्मीदवार के रूप में, ये तो देश जानना चाह रहा है ना नवाब मलिक साहब, इसमें बीजेपी की भाषा बोलने का क्या सवाल हो गया? आई नहीं, ये तो देश जानना चाह रहा है ना कि भाई नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए 2019 में आपके सामने चेहरा कौन सा है? देखिए, ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भारत में नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अलग अलग नुमाइंदे चुने जाते हैं। चुने हुए नुमाइंदे अपना नेता चुनते हैं और वो प्रधानमंत्री या वो देश का अगुवा बनता है। हम कोई अमेरिका का चुनाव लड़ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, ये चेहरा सामने रख के भारतीय जनता पार्टी अपना करे, अपना जो उन्हें करना है उनका तरीका हो। ये लोकतांत्रिक, यह पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी है, उसमें लोकसभा के उम्मीदवार अपना नेता चुनते हैं चुने हुए। तो ये अगर सिस्टम ही पूरा बदलना है तो हमें लगता है ये बहस गलत है। ठीक है, नहीं, सिस्टम कोई नहीं बदलना चाह रहा। जूही सिंह जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। जूही सिंह जी, क्या आपको लगता है, जिस तरह से अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल इस डिनर का असल मकसद यह है कि जितने भी घटक दल यूपीए के हैं और जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, उनमें यह मैसेज दिया जा सके कि कांग्रेस की सरपरस्ती में ही 2019 की सरकार बनवाने की कोशिश करनी है? क्या आप लोगों को यह बात मंजूर है? समीर भाई, मैं दो बात कहूंगी। एक तो मेरे भाजपा के भाई कह रहे थे चोर उचक की पार्टियां। अब इनके पास जो कैंडिडेट से जीते हुए भी हैं, वो सब ये इन्हीं पार्टियों से लिए हैं। इनके अपने कोई कैंडिडेट्स नहीं रहते हैं। इनको जिसको टिकट देना होता है लास्ट मिनट में टिकट दे देते हैं। तो इनकी विचारधारा क्या है, ये कौन से कैंडिडेट्स है और इनका ये कमल छाप डिटर्जेंट कौन सा है, जिससे कि जो भी उस पार्टी में जाता है वो रातों रात बिल्कुल साफ सुथरा शफाफ हो जाता है। ये तो यही बेहतर बताएंगे। दूसरी बात ये कि एक डिनर है, अगर अलायंस होता है, अभी कोई अलायंस की बात नहीं हो रही है, 2019 का कोई वायदा नहीं हो रहा है, तो अपने आप नेतृत्व कौन करेगा वो तय हो जाएगा। नेतृत्व के डिसीजन पे अलायंस नहीं रुकेगा।
आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमने बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 2 जगह चुनाव लड़ा और एक सकारात्मक कदम है, एक हमारा भी इतिहास रहा है। इसलिए और इसमें ये ना कहा जाए कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ ये चुनाव है। प्रधानमंत्री भी बहुत सारे दलों का एक बहुत बड़ा मजमा है, उसको साथ मिला के नेतृत्व करते हैं। हालांकि बीजेपी की बात से तो ये लग रहा है कि उन दलों को ये हटा देंगे और केवल बीजेपी एनडीए का कोई अस्तित्व नहीं है और प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे, तो ये भी इनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन विपक्ष इस बात पे क्लियर है कि इनकी लफाजी में हम नहीं फंसेंगे। ये कोई मुद्दों पर चुनाव लड़ते नहीं है, परफॉर्मेंस पे चुनाव लड़ते नहीं है, इनका नैरेटिव बदलता जाता है, अजीब तरह के सिंबोलिज्म ये यूज करते हैं जो मैं यहाँ कहूंगी भी नहीं। तो हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, इनके रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, होपफुली जनता हमको सपोर्ट करेगी। जब हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा तो हम बड़ी पार्टी थे, रीजनल पार्टी थे, तो हमने हार की भी जिम्मेदारी ली, हमारी एक भूमिका भी बड़ी थी। अब ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जी ठीक है, ठीक है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। सुलेमान साहब ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि भाई भले ही राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंप दी गई हो, वो कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सोनिया गांधी की तरफ से इनविटेशन गया, तो अब बीजेपी तो खुलेआम यह बात कह रही है कि दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि राहुल गांधी के बुलाने पर इतने सारे दलों के नेता आते ही नहीं, इसलिए सोनिया गांधी को निमंत्रण देना पड़ा। देखिए, बीजेपी के कहने से क्या होता है, लेकिन यूपीए की चेयरपर्सन आज भी सोनिया गांधी हैं और वो सारे यूपीए के ही दल आए थे, तो उन्होंने इनवाइट किया और बात कायदे की थी भी यही कि चेयरपर्सन यूपीए की इनवाइट करें। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, सोनिया जी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की चेयरपर्सन है, तो उन्होंने इनवाइट किया। ये एक डिनर इनविटेशन था लाइक माइंडेड पार्टीज का। वो सारे दल आप देखिए, सारे दल और सबके, शरद पवार जी आए, शरद यादव जी आए, सतीश मिश्रा जी आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए, तमाम लीडर आए, सब एनसीपी से आए, तारिक अनवर साहब, और वो आई डीएमके से कानीमोई जी आई, मीसा भारती आई, तेजस्वी आए, तो लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आई, मायावती नहीं आई, नहीं, रामगोपाल यादव जी आए, रामगोपाल यादव जी आए, रामगोपाल यादव जी आए, ममता बनर्जी की पार्टी के बहुत सीनियर लीडर आए, सबके रिप्रेजेंटेटिव आए। जो नहीं आ पाए अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, उन्होंने अपने सेकंड इन कमांड भेजे या जनरल सेक्रेटरीज को भेजा जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी पार्टी के। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको इनवाइट किया और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या प्रमुख या जनरल सेक्रेटरी कोई सीनियर नहीं आया हो। बहरहाल अभी मैं नवीन जी की बात सुन रहा था कि मोदी जी के ऊपर भरोसा करा है और मोदी जी के खिलाफ ये ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अगर मोदी जी, एक तो इन्होंने कहा पूरा देश मोदी जी के साथ है, अगर पूरा देश मोदी जी के साथ है तो ये किसानों का आंदोलन क्यों मोदी जी के खिलाफ हो रहा है? कभी मंदसौर में मध्य प्रदेश में, कभी दलितों का आंदोलन गुजरात में और जगह जगह, कभी महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन, कभी नौजवान नौकरी के लिए पूछ रहे हैं, कभी देश की जनता ये पूछ रही है कि नीरव मोदी और मेहुल भाई चौकसी मोदी जी के, ये लोग कैसे देश का पैसा लूट के भाग गए। मोदी जी तो कहते थे चौकीदार हैं। तो और अगर मैं ये भी कहता हूं कि अगर यूनिटी अपोजिशन की हो भी रही है तो देश को बचाने के लिए हो रही है। आज जो देश में माहौल है, वैसे ये पार्टी डिनर तो सोनिया जी का एक फॉर्मल डिनर था, सबसे इस तरह के डिनर अक्सर होते हैं, सोनिया जी मीटिंग्स इस तरह की अपोजिशन पार्टीज की अक्सर बुलाती रही हैं। लेकिन अगर इनकी बात को भी मान ले या किसी का ये एनालिसिस भी हो, तो अगर ऐसा भी कोई अलायंस हो रहा है तो आप ये बताइए कि जमहूरी निजाम को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बचाने के लिए, जिसे भाजपा की सरकार ने डिमीन किया है, और देश को बचाने के लिए अगर कोई अलायंस बनता भी है फ्यूचर में तो क्या तकलीफ है? हाँ, मैं भाजपा की परेशानी समझ सकता हूं, क्योंकि 4 साल जो जुमले दिए थे, झूठे वादे किए थे, 4 साल में तो पूरे हुए नहीं। 60 महीने मांगे यानी थे आपके हिसाब से ये मोदी को हराने का नहीं, देश को बचाने का अलायंस बन रहा है, तो हैं परेशान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिफत जावेद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डिनर डिप्लोमेसी आज हम देख रहे हैं, जिस तरह से इस वक्त डिनर चल रहा है, क्या आपको लगता है, क्योंकि बार बार हम ये बात देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उनमें यूनिटी नहीं है, वो राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर भी थोड़ा सा पसोपेश में नजर आती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो सियासी अदावत आपसी है, ये दूर कर पाने में ये डिनर कामयाब होगा?
दो तीन पॉइंट्स है समीर यहाँ पे। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि एनसीपी वाले या दूसरे जो यूपीए के जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो अब तक प्राइम मिनिस्टर पे क्यों कंसेंसस क्यों नहीं है, सहमति क्यों नहीं है, इत्तेफाक राय क्यों नहीं है। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था तो वो सितंबर में किया गया था। याद है जब मई में इलेक्शंस हुए थे, अप्रैल मई में, तो सितंबर में उनको अनाउंस किया गया। तो आई थिंक बहुत वक्त है अभी उस पर फैसला लेने के लिए। जहां तक बीजेपी की हमारी जो हमारे जो नवीन साहब है जो कह रहे थे कि घोटालेबाजों की सरकार के लीडर्स वहां पे पहुंचे थे। देखिए जिन जिन घोटालों को लेकर के आप सरकार में आए थे उनमें से दो बड़े घोटाले जो थे वो 2G स्कैम और कोल स्कैम, तो वो तो वैसे भी फिसड्डी हो गया, अदालत ने ही उसको ये कर दिया। और दूसरी बड़ी बात कि अगर इतने ही बड़े मुद्दे लेकर के आप आए थे तो आप उस भाषा में बात मत कीजिए जिस भाषा में आप 2013 में बात करते थे, तब आप अपोजिशन में थे। अब आप 4 साल आपकी सरकार रही है और 4 साल की परफॉर्मेंस लोगों ने देखी है कि आपने उन सो कॉल्ड टेंटेड लोगों को उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आपने क्या क्या काम किए। चाहे वो दामाद श्री पर आपने किताब निकाली थी तो रॉबर्ट वाड्रा आज कहां पे हैं, चाहे वो कोल्ड स्कैम वाली बात थी तो वो सारे लोग कहां पे हैं, मनमोहन सिंह आप कितने जिम्मेदार हैं। ये तमाम चीजों पे आपकी कलई खुल चुकी है। रही बात आज के अलायंस की, देखिए आज जो डिनर हुई है उसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे बदरुद्दीन अजमल आज वहां पे आए। आप जब असम में इलेक्शन हो रहा था, मेरी बहुत सीनियर लीडरों से कांग्रेस से बात हो रही थी, तब वो मोरालिटी का ये कर रहे थे कि नहीं हमें तो अकेले पे ये लड़ना है। एक मौलाना के साथ हम अलायंस नहीं कर सकते। हाँ, मौलाना के साथ नहीं कर सकते, गोइंग फॉरवर्ड हमारा डायरेक्शन ये होगा। आज बदरुद्दीन अजमल आ गए यहाँ पे। आपने मायावती को इन्वाइट किया, मायावती जेडीएस के साथ अलायंस कर रही है कर्नाटका में जहां पे आपके इलेक्शन होने वाले हैं। अब यही सब अगर आपको करना था तो यूपी इलेक्शन के पहले आपने क्यों नहीं तीनों पार्टी के साथ अलायंस कर लिया? आपने असम में क्यों नहीं कर लिया? तो अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। देखिए ये जो अलायंस हो रहा है, ये अलायंस ऐसा नहीं कि मोदी से डर के हो रहा है। ये जो अलायंस हो रहा है कि अंडर मोदी अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिक्स का जो एक डायरेक्शन है वो बड़ा खतरनाक तरीका अख्तियार कर चुका है कि अब वो पोलराइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उस पोलराइजेशन को काउंटर करने के लिए आपको तमाम सेकुलर पार्टीज को लाना होगा। लेकिन आज मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी भी वहां पर नहीं आई। तो ये अभी बहुत ही इन्फेंसी में है, बहुत ही अर्ली स्टेज में है। देखना यह होगा कि भले इसको लीड राहुल गांधी करे या सोनिया गांधी करे, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स के ये किस तरह से तमाम सेकुलर पार्टी को एक साथ लाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी का खौफ होगा। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। देखिए जब एनडीए की पार्टीज में भी आपको पता होगा कि कितनी सारी पार्टियां थी, तो ये तो होता है ये, उसके लिए ये अभी से अगर ये हिकमत अमली अपना रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। ठीक है, एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये सियासी अदावत, जो आपसी सियासी अदावत है ऑपोजिशन पार्टीज की, वो सोनिया गांधी के इस डिनर से कितनी दूर होगी। और बड़ा सवाल यह भी कि 2019 में क्या ये जो आपसी झगड़ा है ये खत्म करके किसी एक नतीजे पर ऑपोजिशन पार्टीज पहुंच पाएंगी? क्या 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल होगा या फिर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो क्या सोनिया गांधी की दावत दूर कर पाएगी सियासी अदावत? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवाब मलिक साहब, कहा यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी में भी अभी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर झिझक है, खास तौर पर दो नामों के लिए, एक ममता बनर्जी और दूसरे बड़े नेता शरद पवार, कि ये दोनों कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लीडरशिप में 2019 का चुनाव लड़ा जाए एक साथ आकर, इसके लिए राजी नहीं होंगे। और आज के इस डिनर की एक बड़ी वजह यह भी थी कि सबको साथ लाया जाए और इस बात पर एक रजामंदी करा ली जाए। क्या आपको लगता है उस दिशा में आज कुछ कदम आगे बढ़ेंगे? मान मनोबल हो सकती है क्या आज? नहीं, देखिए समीर अब्बास जी, राहुल गांधी को लेकर पवार साहब से बार बार मीडिया ने सवाल किया है। 4 साल पहले भी पवार साहब ने कहा था कि उन्हें अपना लोहा मनवाना पड़ेगा। और पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
या विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि राहुल गांधी की लीडरशिप को सरासर नकारने का काम किया जा रहा है। उनमें बदलाव आया है, ये पवार साहब ने स्वयं स्वीकारा है। जहाँ तक रिफत साहब एक बात कह रहे थे कि अभी तक सारी अपोजिशन पार्टियां एक नहीं हुई, हिंदुस्तान के हालात को अगर आप समझेंगे आप, तो सभी यूपीए और एनडीए में होंगे, ऐसे हालात नहीं है। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो एनडीए में भी नहीं जा सकती या यूपीए में भी नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पे तेलंगाना राष्ट्र पार्टी है, वो किसी के साथ नहीं जाएगी। बिजू पटनायक किसी के साथ नहीं जाएंगे। वहाँ पे तमिलनाडु के कुछ दल हैं, वो किसी के साथ नहीं जाने वाले। तो आम आदमी पार्टी का भी सवाल जब खड़ा किया जाता है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि एक ब्रॉडर अलायंस एनडीए का होगा, एक यूपीए का होगा, और कुछ दल ऐसे होंगे जो दोनों के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे हालात तो बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ एक महाज बड़ा बने, इसकी कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक उसमें कामयाबी मिल रही है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन सुलेमान मोहम्मद खान साहब, ये जिस थर्ड फ्रंट की अभी बात हो रही थी और कुछ दिनों पहले हमने जोर शोर से इसकी चर्चा सुनी जब केसीआर आगे आए कुछ दलों को साथ लेकर, तो हमने देखा कि टीएमसी ने उसको सपोर्ट किया। ममता बनर्जी उस अलायंस के साथ खड़ी हुई नजर आई। आज हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी, जब सोनिया गांधी डिनर दे रही हैं, तो ममता बनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव डेरेक ओब्रायन हो, सुदीप बंदोपाध्याय हो, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या मतलब क्या निकाला जाए? इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ममता बनर्जी आपके साथ है या थर्ड फ्रंट के साथ है? केसीआर वाला जो कि एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस गठबंधन बनाने की बात करता है। दो तीन बातें समीर भाई कहूंगा। रिफत भाई ने 2-3 सवाल उठाए थे, पहले असम का जवाब दे दूं। रिफत भाई, असम में हमारी 15 साल से सरकार थी और बदरुद्दीन अजमल साहब की यूडीएफ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी, उन्हीं का लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो उनके साथ अलायंस में जाना कोई मतलब बनता नहीं था उस वक्त विधानसभा के चुनाव में। असम का जवाब यह है। कर्नाटका में मायावती जी की जहां तक बात है, देखिए मायावती जी वहां अकेले लड़ना चाहती हैं, वो लड़े, उनकी मर्जी है भाई, सबको अधिकार है। नई बात बन पाई है, कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार में है, वो क्यों अलायंस करेगी किसी के साथ जिस तरह आसाम में थे। तो इन दो बातों का ये जवाब है। जहां तक आपने कहा समीर भाई कि अदावत है आपस में, कोई अदावत नहीं है। सब देखिए, इस वक्त मैंने कहा लाइक माइंडेड पार्टी नहीं, मेरा सवाल थर्ड फ्रंट को लेकर था। राहुल गांधी थर्ड फ्रंट जो केसीआर जिसकी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी साथ खड़ी हुई नजर आती हैं, और ममता बनर्जी आपके साथ भी हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगर उन पे भरोसा नहीं होता तो शरद पवार जी क्यों आते, तमाम पार्टियों के लीडर क्यों आते? 17-18 दलों के लीडर आए नहीं आए, सब आए। तो वो राहुल गांधी जी पे भरोसा करते हैं, सोनिया गांधी जी पे भरोसा करते हैं, कांग्रेस पार्टी भरोसा करते हैं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जितने भी दल आज आए हैं या जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, उनको सबको 2019 के लिए राहुल गांधी की लीडरशिप मंजूर है? देखिए, ये आप तो मेरे मुंह में बात डाले दे रहे हैं। ये मैंने सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था, ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि ये एक कर्टेसी डिनर था, ये कर्टेसी डिनर था। ये मैंने ये कहा कर्टेसी डिनर था, और इसमें कोई आप इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक मतलब अभी नहीं निकालें। ये आगे फ्यूचर में क्या होगा ये तय करेंगे सब मतलब निकालेंगे। जहां तक थर्ड फ्रंट की बात है, हम तो राजनीतिक मतलब निकालेंगे, क्योंकि राजनीतिक मतलब है, ये आम डिनर नहीं है। आप निकाल सकते हैं, ये राजनीतिक, ये सियासी डिनर ही है। आप निकालिए, अच्छा आप निकालिए, आपके पास अधिकार है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह के डिनर्स पहले भी होते रहे, ये एक और वैसा ही डिनर है। और अगर देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन को यूनाइट करती है, तो उसमें क्या तकलीफ किसी को हो सकती है। जहां तक थर्ड फ्रंट की बात है, तो देखिए थर्ड फ्रंट में आप कहते हैं सुदीप जी आए ममता बनर्जी की पार्टी से, ममता बनर्जी जी की पार्टी से, और तमाम लोग आए। चंद्रशेखर राव जी को लगता है कि थर्ड फ्रंट बनेगा, तो अपनी कोशिश करें भाई, सबको अधिकार है। हमारा ये मानना है कि जमहूरी निजाम को और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सब पार्टीज को एक होके एक फ्रंट बना के लड़ना चाहिए। आज का डिनर का उससे ताल्लुक नहीं था, फ्यूचर में देखेंगे क्या शेप बनता है। ठीक है। अमीर अदर जैदी साहब, राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर होगा लेफ्ट को? देखिए, आपको एक बहुत छोटा सा सवाल, छोटा सी जवाब दे रहा हूं। मीडिया ने एक नाम उछाला था विपक्ष में कि साहब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे। हाँ। और वो आज कहां हैं?
किसी भी पक्ष ने तय नहीं किया था कि वो कौन प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर कोई विवाद ही नहीं है। नहीं तो कुछ दिनों पहले तो ये भाई चर्चा जोरों पर थी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा नजर आ रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब आप लोगों के पास चेहरा नहीं है, कोई चेहरा ढूंढ रहे हैं आप। समीर भाई कोई चेहरा ही नहीं थे नीतीश कुमार। अगर वो चेहरा होते तो वो कह के उम्मीदवार है, वो आप समझ सकते हैं। तो अगर मान लो, मैं तो एक हास्य एक बात कह सकता हूं, अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दें और फिर जाके बीजेपी बैंक वो ले जाके उसे खरीद ले तो क्या करेगा? ये एक बात अलग है। प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, ये सवाल का जवाब बता रहा हूं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर कोई विवाद नहीं है। जीते हुए एमपी अपना नेता चुनेंगे और वही प्रधानमंत्री होगा। टाल दिया आपने और नहीं, सुन लीजिए, और जिस दल के ज्यादा एमपी होते हैं, जाहिर बात है उसी दल से प्रधानमंत्री चुना जाता है। हम ये कह रहे हैं कि नीतियां बना लीजिए। आपको एक एग्जाम्पल दूं, वीपी सिंह कौन से बड़े नेता थे? राजीव गांधी का थैला लेके घूमते थे, लेकिन जब नीतियां बनी और नीतियों पर समझौता हुआ, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए। तो ये नहीं है बात। मैंने वही संविधान पे आता हूं, ठीक है। और एक चीज करूंगा, बगैर नाम लेना वो नहीं होता। संविधान को मानने वाले, ना मानने वाले, प्रजातंत्र की रक्षा करने वाले एक तरफ वो है जो ये नहीं मान रहे। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आपकी बिरादरी के एक पत्रकार ने, नाम नहीं लूंगा, उसने किसी सन्यासी व्यापारी से कुछ कठिन सवाल कर लिए, उसे निकाल के उस हाउस से बाहर कर दिया। एक तरफ वो लोग हैं, अगर कठिन सवाल करने पे एक पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे या जेल भेजा जा रहा है, तो उससे बचाने के लिए नहीं, जो बातें कंफर्म्ड हो वही आपको बोलनी चाहिए। ये कंफर्म है, कॉन्फर्मेशन हो जाए तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कन्फर्मेशन है समीर भाई, ये कंफर्म है। नवीन जिंदल, उस इंटरव्यू के बाद उसे निकाल दिया गया। मैं पत्रकार का पूरे देश जानता है। ठीक है। यानी आप कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसिडेंट का जिक्र करके कि लोकतंत्र खतरे में है। वो जानते हैं संविधान को भी। नवीन जिंदल कैसे सामना करेंगे? पूरा विपक्ष एकजुट होकर यह कहेगा कि इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है तो चेहरा बदलना पड़ेगा। आपके पास क्या है? सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। आप सोच रहे हैं कि फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आपको 2019 में जीत हासिल हो जाएगी? समीर भाई, लगता है कि आप यहां पर थोड़ा बहुत तो न्याय करेंगे। आपने मेरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोगों को बैठाया और सबको समय देते हैं, मुझे समय इसलिए नहीं देते। 5 आदमी हमारे खिलाफ बोले और एक भी मैं पक्ष रखने के लिए नहीं, हम जेडीयू को भी बुलाना चाहते थे, वो चर्चा में शामिल नहीं हुए। धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि सबने जेडीयू को हम बुलाना चाहते थे जी, बुलाया भी। मुझे मालूम नहीं आप किसे बुलाना चाहते, लेकिन इस 5 में, जब 5 में मैं अकेला हूं तो कम से कम मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा दे दीजिए। एक के बाद दो के बाद जवाब तो ले लीजिए। इतना जहर होगा डालते हैं देने की स्थिति भी नहीं रह पाती है। मैं आपको बताता हूं, आज इन्होंने कहा, समीर भाई, इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। दिल्ली देश में निर्मम सिखों की हत्या कर दी कांग्रेस के लोगों ने और संविधान भाजपा के आने पे खतरे में है। कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को बाहर कर दिया कांग्रेस और इनके सहयोगियों ने, लेकिन संविधान भाजपा के आने से खतरे में है। मुझे समझ नहीं आता कि केरल में लगातार, केरल और नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से धर्मांतरण करा रहे हैं, कन्वर्जन करा रहे हैं और निर्मम हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और संविधान भाजपा के आने बस आपके पास एक मुझे समझ नहीं आता। त्रिपुरा में आपका चैत्र नजर आता है कि चुनाव के तुरंत बाद आप एक विचारधारा के लोगों हिंदू खतरे में। आप सब 4 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आपने फिर ये हिंदू मुसलमान निकाल दिया, तो आप ये ना कह दीजिएगा कि हिंदू खतरे में इस देश। सब बोले, कम से कम मुझे बोलने का तो मौका दे। आज कम से कम मुझे बोलने का तो मौका दे। 5-5 लोग बोल रहे हैं, कम से कम मेरी बात तो पूरी होने दे। इतना निवेदन है मेरा। क्या केरल में हिंदू खतरे में नहीं है क्या? किस प्रकार से लोगों की हत्या कर रहे हैं? कर्नाटका में क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, संविधान खतरे में भाजपा के आने में हो गई। भाई 22 राज्यों में आपकी सरकार है, आज केंद्र में आपकी सरकार है, फिर भी आप कहते हैं हिंदू खतरे में। नीरव मोदी का कैसा आप हिफाजत कर रहे हैं भाई? उद्घाटन केंद्र में आपकी सरकार, सरकार अगर लोग उसका विरोध करते हैं तो फिर लोग जाकर के उसको लोन देते हैं। आप उसके बाद कहते हैं कि हमारी गलतियां हैं। टाका आपने डलवाया, चोरों को भगाया। सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप ये हिंदू खतरे में वाली बात ले आए, तो मतलब ये हिंदू खतरे में ही कह कर जीत जाएंगे क्या? मेरा सुन लीजिए, इसीलिए तो ऑपोजिशन आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। भाई ये लोग जो है इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं,
मुझे एक हम पोलराइज कर रहे हैं क्या? क्या ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? आप इनको जस्टिफाई करेंगे क्या? कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आज हमारी विचारधारा दुनिया को मालूम है, पूरे हमारी विचारधारा एक है क्या? जितने ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं इनकी विचारधारा एक है क्या? आप नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन जा रहे हैं? आपने अभी कहा कि विचारधारा वो है जो संविधान को नहीं मानती, उम्मीदवार घोषित करके लेकर के आए थे। और आपके संगठन के अंदर जितने लोग हैं वो ना झंडा मानते हैं तिरंगा मानते। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी जितनी पृथकतावादी ताकतें हैं, जितनी आतंकवादी ताकतें हैं, वो एनडीए के गठबंधन में मौजूद है। और जो ये गठबंधन बनना जा रहा है यूपीए का, ये संविधान की रक्षा के लिए बनने जा रहा है, एकता और अखंडता के लिए बनने जा रहा है, देश का भाईचारा कायम करने के लिए बनने जा रहा है। उस आइडियल के साथ आप कहते क्या संविधान की बात करते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप संविधान की बात करने लायक नहीं है। बात सुनने की कम से कम पेशेंस रखिए। किम जोन को अपना आप आइडियल मानते हैं और उसके बाद कहते हैं भारत के साथ बात करना चाहते हैं। आज देश जहां क्या किया है? अरे यार, नाजियों की टोपी लगा के ये कहते हो आप सेकुलर है? जूही जी, नाजियों की टोपी लगा के कहते हो आप प्रजातंत्र में यकीन करते हैं? कम से कम कहते हो अरे सेकुलर लगा के आपने देश को बर्बाद कर दिया। आपने केरल के अंदर लोगों को धर्मांतरित करा दिया। ठीक है जूही जी, मतलब सारे मुद्दे एक तरफ और हिंदू खतरे में है एक तरफ, इसी पर जीत हासिल हो जाएगी, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है। यही बात मैं कह रही थी समीर भाई कि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई न सवाल है न जवाब है। ये केवल इसी मुद्दे पर और इस मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कोई इनसे कोई प्रश्न न पूछे, ये जवाब देना नहीं चाहते, इनको धमकाना है, इसलिए इस तरह की बातें ये करते हैं। आप जहां चुनाव होता है एक नई रणनीति हो जाती है, तो विपक्ष को इनकी लफाजी में इस बार पड़ना ही नहीं, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अगर गठबंधन होता है किसके साथ होता है, मैं जरूर कांग्रेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीएसपी के साथ, आपका तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा जी। आपने आप सहारनपुर भूल गए क्या? मायावती सर आपसे तो बहुत बेहतर है, आपसे बहुत बेहतर है सर, आपसे बहुत बेहतर है। झूठ बोलना हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, लफाजी करना हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। आप बीएसपी के साथ जी एक कमल छाप डिटर्जेंट आप रख लिए हैं, हर पार्टी से एक आदमी को लेकर रात में नहलाते हैं, सुबह शामिल करा लेते हैं। जूही जी, अभी जो आपके नेता थे ना थोड़े दिनों पहले तक, नरेश अग्रवाल, उनके ऊपर ये डिटर्जेंट यूज हो रहा है। अभी बोलते हैं, अभी फिलहाल वो वॉशिंग मशीन में नहीं, ये पहले क्या बोला? एक ही मिनट में यूज कर दिया इन्होंने। उन्होंने तो कहा भी ये पटल पे आकर कहा, इनके पैनल पर कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा टिकट काट दिया गया, कोई विचारधारा भी नहीं थी, टिकट हमने काट दिया, इन्होंने ले लिया। अरे सर चुप रहिए, शांत रहिए, इससे आपका स्तर गिरता है, भाजपा का स्तर गिरता है, प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है। आजम खान के बारे में आप क्यों नहीं बोलती हैं? आज जयप्रदा क्या महिला नहीं है? जयप्रदा जी का कोई संबंध नहीं है। आपने पूछा तो हम बोलते हैं। आजम खान जी के बारे में आप बोलेंगे, उन्होंने कितने अपशब्द बोले? आप पूछिए नहीं। काश नरेश अग्रवाल से कहीं ज्यादा गंदे शब्द बोले होंगे सर, आप सुनना लेकिन नहीं चाहते आप आजम खान के बारे में, आजम खान भी तो वही बोलते ना जो नरेश अग्रवाल बोला करते थे। नरेश अग्रवाल तो आपको एक्सेप्टेबल हो गए, ये मत मुझे कल को आजम खान भी छोड़ के आ जाएंगे, उनको भी रख लेंगे क्या? सिंह ज्यादा बोलते हैं। और मैंने कहा कि वो जितने दिन तक एक संगठन में रहे, तो जिस संगठन जैसी संगत थी वैसा नरेश अग्रवाल ने बोला। कोई विचारधारा नहीं। ठीक है सर, ठीक है। तो आपने फिर आजम खान का नवाब मलिक साहब बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है नवीन, अच्छा नवीन सुन लेते हैं आप, नवीन सुन लेते हैं। नवाब मलिक साहब बोलिए। नहीं नवीन जी, आप सपा बसपा के गठबंधन पे बहुत कटाक्ष कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं, काशीराम जी का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उस नारे वाले मायावती बहन से राखी राजनाथ सिंह जी ने बनवाई थी कि नहीं? कलराज मिश्रा राखी बनवा रहे थे कि नहीं? जब जूता मार रहे थे काशीराम, तब तो राखी बनवा रहे थे आप। और आज अगर सामाजिक न्याय की ताकतें इकट्ठा हो रही हैं, तो मनुवादी विचारधारा के लोग क्यों घबरा रहे हैं? हमें लगता है देश में हिंदू के नाम पर मनुवाद फैलाना चाहते हैं। अब धर्मांतर की आप बात करते हो, आप धर्मांतर की बात करते हो। कल तक आप लव जिहाद की बात कर रहे थे।
की शरण में लव जिहाद करने वाले मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं। कार्तिक चिदम्बरम गए वो भी लव जिहाद करने वाले शाहनवाज हुसैन आपके पार्टी के नेता हैं। लव जिहाद की बात करते आपके सुब्रमण्यम स्वामी की बिटिया लव जिहाद का शिकार है। आपने केरल आडवाणी जी की बिटिया लव जिहाद का शिकार है। मुरली मनोहर जोशी की बिटिया लव जिहाद का शिकार है। तो ये लव जिहाद करने वाले क्यों भारतीय जनता पार्टी में वैसे ये पर्सनल हो गई योजना के तहत ये कौन सा ढोंग इस देश के अंदर फैला रहे हो? आपने योजना मनुवाद है ये मनुवाद। कर्नाटका को देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था निर्माण करने की साजिश है। और जब सामाजिक न्याय की ताकतें इकट्ठा हो रही है तो मनुवाद थर्रा रहा है देश के नाम पर सांप्रदायिकता मत फैलाइए। ठीक है रिफत, आपको क्या नजर आ रहा है 2019 में? एक तरफ बीजेपी एनडीए और दूसरी तरफ एक सेकुलर फ्रंट नजर आ रहा है, या फिर आपको कहीं ना कहीं तीन सेंटर बनते हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ ये सेकुलर फ्रंट जो कि कांग्रेस जिसकी मोर्चाबंदी कर रही है, दूसरी तरफ वो एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात जो केसीआर कर रहे हैं, और तीसरी तरफ ये एनडीए। देखिए बहुत डिपेंड करता है कि सोनिया गांधी कैसे लीड करती हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये कोई, भले ही सलमान भाई कहें कि चूंकि वो चेयरपर्सन है इसलिए उन्होंने बुलाया है, जो हकीकत यह है कि राहुल गांधी के पास अभी वो बैंडविथ नहीं है कि इतनी सारी पार्टी को एक साथ वो एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ जाए। सोनिया गांधी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है राहुल गांधी की भले फ्यूचर में आ जाए, अभी नहीं है ये चीज। अब ये सोनिया गांधी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लाती है, वहां पे बहुत सारा मैटर करता है। ये आज के इस डिनर से क्या ये मैसेज साफ जा रहा है कि 2019 तक पूरी तरह से सोनिया गांधी लीडरशिप के लिए मौजूद हैं? एब्सोल्युटली जिस तरह से प्रोएक्टिव जिस तरह से वो रही हैं उससे यही लगता है। देखिए जब तक एक प्लेटफॉर्म पे, भले ही आज ये कह दे कि सुदीप बंदोपाध्याय आ गए तो तृणमूल आ गई, जब तक एक प्लेटफॉर्म पे ममता बनर्जी नहीं आ जाती हैं, एक प्लेटफॉर्म पे मायावती नहीं आ जाती हैं, तब तक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके हम ये कयास आराइयां न करें कि ये उनकी हिमायत इनको हासिल है। आप याद रखिएगा कि इतना आसान नहीं होगा कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सीपीएम को भी ला रहे हैं, उसी पे आप ममता बनर्जी को भी ला रहे हैं, और जबकि ये जानी दुश्मन है अपने स्टेट्स में वहां पे। तो रीअलाइनमेंट यहां पे तो हो गया है बाई इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी का बीएसपी का, लेकिन ये इतना आसान जा सकती है कि वो भी आ जाएंगे। बंगाल में इतना आसान नहीं है क्योंकि बंगाल में दोनों की जो एग्जिस्टेंस की फाइट ही एक दूसरे के खिलाफ है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। मैं जो बता रहा था ये चीज है कि अभी जो डिटर्जेंट और वॉशिंग मशीन की जो बात हो रही थी, देखिए आपको याद होगा कि मुकुल राय नंबर 2 होते थे टीएमसी में। जब तक वो टीएमसी में थे उनके खिलाफ सीबीआई छोड़ दिया, जेल भेज दिया। जिस दिन उन्होंने पार्टी में आने का ऐलान किया, बिल्कुल क्लीन एज विसिल, उनके खिलाफ अब कोई केस नहीं है, बहुत आराम से हैं। नजरियाती हम इख्तलाफात की बात करें, कहां बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी, कहां पीडीपी जिसको सिंपैथाइजर रही है सेपरेटिस्ट की, दोनों वहां पे बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी आप पंडितों की बात कर रहे हैं, हम सब की ख्वाहिश है कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां से आबाद किया जाए, लेकिन जिस कश्मीरी पंडितों को आपने सियासत का जरिया बनाया, उनके नाम पे अपनी सियासी दुकान चमकाई, 4 साल में आपने उनको आबाद करने के लिए क्या किया? तो ये जो नारा आप सिर्फ लगाएंगे ये तो नहीं होगा ना। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि जितनी भी सियासी पार्टियां बन जाए, फ्रंट बन जाए, मुझे ये लगता है कि 2019 का जवाब एक मिनट में खत्म कर लूं, इसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट नवीन, एक मिनट में खत्म कर लूं। थोड़ी देर आपको चुप रहना होगा, बस 20 सेकंड, ज्यादा नहीं, 20 सेकंड। देखिए जितनी भी सियासी महाजाराइयां हो जाएं, फ्रंट्स बन जाएं, मेरा यह मानना यह है कि अब जो है, देखिए अब हालात बहुत ही दूसरे हो गए हैं। मैं डे 1 से यह कह रहा हूं कि इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर अपोजिशन पार्टी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के सीरियस नहीं होती है तो आप यकीन मानिए हम 2019 में भी हम बैठे होंगे, हम डिस्कस कर रहे होंगे कि ये कोई फ्रंट, कोई यूनाइटेड फ्रंट और कोई थर्ड फ्रंट, मुझे नहीं लगता है कि मोदी के किले को ढाने में कामयाब होगा। नवीन, आपको लास्ट जो आखिरी सेंटेंस था रिफत का वो पसंद आया होगा, उसके पहले का तो नहीं कुछ भी? मैं आपको सारे का जवाब देता हूं समीर भाई, थोड़ा समय दे दीजिए, बस इतना ही मुझे कहना जी जी कि आपने कहा कि हमने क्या किया 4 साल में, लोग जवाब मांगेंगे। हम बताते हैं कि आज देश में अगर आप कश्मीर से शुरू करेंगे, मैं कश्मीर से आऊंगा, वरना नॉर्थ ईस्ट से भी आता है। मैं नॉर्थ ईस्ट में भी वही किया है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ समय पहले जली साहब इसी जगह बैठ कर कहते थे कि त्रिपुरा के अंदर हम जो है कुछ भी हो जाए कांग्रेस वाम दल नहीं हार सकते हैं। मैं कश्मीर वही बताता हूं मैं, लेकिन वहां पे लोगों ने सफाई हुई,
आज इसलिए हुई त्रिपुरा में सफाई, जो माड़ी काम नहीं कर रहा था लोगों ने उसको बदल दिया। आज देश में जो लोग काम नहीं करते उनकी सफाई हो जाती है, बदल दिया जाता है। आज कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से मूल रूप से आतंकवाद का सफाया किया, बेशक हम पीडीपी के साथ है, उसके बावजूद जिस प्रकार से जड़ से आतंकवाद का सफाया करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, वो कभी आज से पहले कभी हुआ नहीं। दूसरी बात, जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के लिए हाउसिंग पॉलिसी सरकार लेकर के आई और कहा कि कश्मीर के अंदर हाउस बनाएंगे, घर बनाएंगे और वहां पे इनको शिफ्ट किया जाएगा, घर बनने में समय, वो काम यही कर रहे, किसी और ने नहीं किया, यही कर रहे। आज आतंकवादियों को आप आतंकवादियों के समर्थन में खड़े रहने वाले लोग इस प्रकार की बातें ना करें। आपने जेएनयू में खड़े होकर के देश के टुकड़े करने की बात करी है, कम से कम आप जेएनयू पर आ गए, जेएनयू पर आ गए। ये तो थोड़ा सा शर्म करिए। आप बड़े मुद्दे पर बात हो रही है, क्या बात करते हैं? एक तरफ कुछ बात करते हैं, जब बोलने नहीं देंगे, जब बीच में, जब समीर भाई जब बात कर रहे तो बीच में किस प्रकार की बातें करते हैं? प्लीज, ये कौन सा तरीका हुआ? नवीन हो गया लास्ट राउंड है, इतना वक्त मैंने आपको दे दिया, बहुत है। सुलेमान मुझे ये बताइए कि जेडीयू, जब आपके गठबंधन से जेडीयू छिटकी बिहार में, उस वक्त जेडीयू की नाराजगी भी यही थी कि आप सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर एकजुटता लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे। क्या 2019 के लिए वो मुद्दे आपके पास अब मौजूद हैं, या सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना है, इसी पर चुनाव लड़ेंगे? दो बातें। एक तो अभी नवीन जी कह रहे थे कि वो कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं और हिंदू खतरे में हैं। 29 में से 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में 350 सांसद हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में भी मेजॉरिटी में आ जाएंगे। इतना बड़ा आपके पास मैंडेट होने के बाद कहते हैं बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। ऐसे मजबूत हैं, इतने कमजोर हैं कि हिंदू खतरे में है, इतने कमजोर हैं प्रधानमंत्री के, किसानों के गोली लगती है मंदसौर में, इन्हीं की सरकार गोली मरवा देती है, दलितों को पीटा जाता है, नौजवानों का नौकरी खत्म हो जाती है, देना तो दूर नौकरी खत्म कर दी जाती है। लव जिहाद के मामले पे जैसे अभी कहा मलिक साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने हादिया वाले केस में इनका चेहरा साफ हो गया, एक्सपोज हो गया, एक झूठा प्रोपोगेंडा है इनका। हादिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, एक झूठा प्रोपोगेंडा फिर एक बार आ रहे हैं, साफ हो गई कि ये झूठ बोलते हैं धर्म के नाम पे। केरल का ही हादिया वाला बता रहा हूं मैं आपको, केरल बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट, अरे भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गलत था डिसीजन, पढ़िए जाके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, क्रिटिसाइज किया हाई कोर्ट को, पलट दिया। पढ़ के आया करो भैया, पढ़ के आया करो, झूठ की हद होती है, झूठ की हद होती है, पढ़ के आया करो, भाषण मत दो उल्टे सीधे सीख के आते हो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, वो नहीं होता, ये मत करा करो। जो फैक्ट्स रखने थे आपने रखे नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वो कर दिया, हमसे कहते हैं वो खत्म हो गया डिसीजन भाई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेन्युइन मैरिज माना, वो आपका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। बहरहाल जो अभी ये भाषण दे रहे थे वो हमारा नहीं है, नहीं, कोई संजीवनी नहीं भैया, देश की जनता आप एक बात ठीक, वो उसमें क्या हुआ सबको पता है, उसमें क्या हुआ सबको पता है। अब यहाँ 2019 में क्या होने जा रहा है, इस पर बात हो रही है। नवाब मलिक साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, ममता बनर्जी को मना पाने में क्या आप लोग कामयाब होंगे? क्या ममता बनर्जी इस बात के लिए मान जाएंगे? क्योंकि डेरेक ओब्रायन का मुझे बयान याद है, उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री तो कोई ऐसा ही शख्स होना चाहिए जो चीफ मिनिस्टर भी रहा हो, जिसके पास केंद्र में मंत्री बनने का अनुभव भी हो, एक्सपीरियंस भी हो। यानी राहुल गांधी की दावेदारी को वो खारिज कर रही है टीएमसी। देखिए, हमारे पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं, लेकिन हर दल ये चाहता है कि उनका नेता प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस भी कहेगी कि हमारा प्रधानमंत्री बने, डेरेक भी कहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन सभी बैठ के हम तय करेंगे। लेकिन आप जब ये कहोगे कि सब इकट्ठा हो जाएंगे तो असंभव है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट सामने सामने लड़ेगा, बंगाल में लेफ्ट या कांग्रेस के साथ आ जाए या ममता जी कांग्रेस के सामने आ जाए तो लेफ्ट वहाँ पोजीशन में लड़ेगा। तो देश में अलग अलग हालात राज्यों में हैं, सीधे सीधे दो धड़ा देश में बन जाए ये असंभव है। दो बड़े धड़े होंगे और कुछ लोग बीच में रहेंगे और इस तरह से देश की राजनीति चलेगी। ठीक है, दो धड़े बन जाए रिफत, ये बिल्कुल असंभव है।
इम्पॉसिबल। बहुत छोटा सा एक पॉइंट, ये जितनी भी डिनर पार्टी हो जाएं, जितनी भी अलायंस बन जाएं, जो बुनियादी चीज इन पार्टियों को करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हुए हैं, राफेल हुआ है, ईवीएम का हुआ है, नीरव चौकसी का हुआ है, चाहे वो पीएनबी स्कैम का हुआ है, जो अच्छा पेट्रोल की प्राइसेस देखें कि वो मुंबई में 80 से ऊपर है, नोएडा में जहां हम बैठे हुए हैं 74 रुपए, 75 रुपए, बेरोजगारी। इन सब मुद्दों पे सीखना चाहिए कि जब पिछले जमाने में, जब यूपीए के जमाने में होता था तो बीजेपी कितने रोड पे आती थी। बिल्कुल। आप एसी रूम में बैठ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बाइट दे करके, डिनर कर करके, नरेंद्र मोदी कोई ऐसे वैसे लीडर नहीं है। अगर आपको टैकल करना है तो आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा। आप सड़कों पे आने को तैयार नहीं है, एक साल भी अब इलेक्शन को बचे नहीं है, आप सड़कों पे आते नहीं है इन सब चीजों को लेकर के। सीख है आपके लिए भी। देखिए अप्रैल में 10 सेकंड में करा, अप्रैल में कम्युनिस्ट पार्टियों का अधिवेशन होने जा रहा है और उसमें हो सकता वामपंथी विलय हो जाए। वामपंथी एक ऐसी पार्टी जिसके पीछे सीबीआई नहीं छोड़ी जा सकती। बाकी सारी पार्टियों के पीछे सीबीआई छोड़ के नेता तोड़ लेते ठीक है। और जावेद साहब ने कहा कि तो आप धुरी थोड़ी बन जाएंगे 2019 की। धुरी बनने जा रहे हैं 2019 की, हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बनने जा रहे हैं। अच्छा, वामपंथी एकता होते ही 2000 धुरी हम ही बनेंगे। चलिए, जावेद साहब कह रहे हैं नेशनलिस्ट पार्टी है साहब। नेशनलिस्ट पार्टी का उसे कहते हैं जो संविधान को नहीं मानती। बीजेपी के साथ सब वो संगठन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान और तिरंगा नहीं मानते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो सियासी दावत आज दी गई है, ये कितना असर दिखाएगी आने वाला वक्त बताएगा, और विपक्ष वाकई एकजुट हो पाएगा क्या बीजेपी के खिलाफ, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट होगी, तब तक के लिए शब बखैर।